इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर्स में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आपकी लेक्चरर हूँ शफक निसार और ये कोर्स जो है हम वो शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो लेक्चर्स की शक्ल में स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट्स। हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस मेजर्स को देखेंगे कि वो कितने वैल्यूएबल हैं और कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। जो परफॉर्मेंस है वो एक टिपिकल हाइजीन फैक्टर कंसिडर होता है हमारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे हमने हाईलाइट भी इस डायग्राम में किया है कि कितना अहम है अवेलेबिलिटी के बाद परफॉर्मेंस। अवेलेबल है अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसकी परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़बरदस्त है तो ही वो एक्सेप्टेबल कंसिडर होता है। हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो चीज़ अवेलेबल है तो उसको कोई इतना ख़ास रिगार्ड नहीं किया जाता, लेकिन अगर एक सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए ही अवेलेबल नहीं है और वो फेलियर शो कर रहा है इस वक्त या अनअवेलेबिलिटी सिस्टम की शो कर रहा है तो उसको एक बहुत हाईलाइट मिल जाती है जी कि सिस्टम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता, अच्छा सिस्टम कंसिडर नहीं होता। अगर एक सिस्टम है जो आपके पास थ्रू आउट द वीक अवेलेबल है लेकिन पूरे वीक में किसी एक वक्त पे वो अवेलेबल नहीं है तो यूज़र्स उसको बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस कंसिडर करते हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि ग्लास भरा हुआ कितना है, लेकिन ये ज़रूर देखा जाता है, फ़ौरन नोटिस किया जाता है कि कितना ग्लास खाली है। यही कॉमन बिहेवियर है ना हमारा। तो इसी तरह से हम परफॉर्मेंस मेजर्स को भी किसी भी सिस्टम के ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि जी ये अगर 1 मिनट के लिए भी अनअवेलेबल है या फ्यू सेकंड्स के लिए अनअवेलेबल है तो इट मीन्स कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी कंसिडर नहीं की जा रही। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है परसीव परफॉर्मेंस। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क हमारा सिस्टम कितनी जल्दी परफॉर्म कर देता है। ज़्यादातर लोग हम में से ये नहीं समझते कि कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है बनिस्बत उस टास्क के जो सादा टास्क होता है। अब कॉम्प्लेक्स टास्क कैसे हो सकता है जी कि एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट कोई जनरेट करनी है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लेगी बनिस्बत आपने एक सिंपल सा टास्क क्या करना है कि आप चाह रहे हैं कि जी आपका ईमेल लॉगिन हो जाए, ठीक है। अब ईमेल लॉगिन होने में क्या है कि आपने रजिस्टर किया होता है, सपोज आपने जीमेल पे रजिस्टर किया हुआ है, आपने अपना एक ईमेल अकाउंट बनाया हुआ है। जब आपने ईमेल लॉगिन करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। बैकएंड पे जो डेटाबेस इस्तेमाल कर रही होगी जीमेल, वहाँ से वो आपके पहले से मौजूद यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आपका नया एंटर किया हुआ जो भी आपने अब एंटर किया है, नया तो ज़ाहिर है नहीं करेंगे, वही एंटर करेंगे ना जो आपने रजिस्टर करते हुए बनाया था, वो यूज़र नेम पासवर्ड को मैच करेगा। आपका मैच हो गया दोनों एंट्रीज उसके साथ, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी, तो वो आपके सामने आपकी ईमेल की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। बनिस्बत उसके कि आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, एक कोई सपोज 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, उन पे कोई एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करनी है, सपोज कोई ट्रेड का डेटा है, किसी शॉप का डेटा है कि जी इतने आइटम्स आए इस डेट को, इतने सेल हुए, इस प्राइस पे सेल हुए, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतनी जो है वो सेविंग हुई, उसमें इतने आइटम्स एक्सपायर हो गए। इस तरह की पूरी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। However, in general, people tend to overestimate their own patience. लोग चाह रहे होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी उनको रिजल्ट्स जो है वो सिस्टम प्रोवाइड करता रहे, यानी जो प्रिडिक्टेबिलिटी रखते हैं लोग परफॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट के लिए किसी भी सिस्टम के, कि जी सिस्टम को जो है वो हर टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना चाहिए, बहुत जल्दी से उनको रिजल्ट्स
چاہیے ہوتے ہیں. اب یہاں پر اس چیز کو کچھ لوگ نہیں مد نظر رکھتے کہ ایک کمپلیکس ٹاسک ہے تو وہ زیادہ ٹائم لے سکتا ہے. اگر بہت وقت میں بھی سپوز بہت وقت جیسے ایک ویک کے دوران کسی لمحے یا فار فیو سیکنڈز ایک سسٹم رسپونڈ نہیں کرتا تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ سسٹم اچھی پرفارمنس پرووائڈ نہیں کرتا. When the performance of a system is fluctuating, users remember a bad experience, even if the fluctuation is relatively rare. یعنی ایک ویک میں جو وہ چند سیکنڈز کے لیے سسٹم رسپانس نہیں کر رہا تھا یا سلو رسپانس کر رہا تھا اس کو وہ ہمیشہ مد نظر رکھیں گے کہ جی اس کی تو پرفارمنس اچھی نہیں ہے. ایک دفعہ کے بیڈ ایکسپیرئنس کو وہ لے جاتے ہیں اس ایسٹیمیٹ پہ کہ یہ آئندہ بھی برا ایکسپیرینس پرووائڈ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ برا ایکسپیرینس پرووائڈ نہ کرے اور زیادہ تر چانسز اسی چیز کے ہوتے ہیں کہ رینڈملی یا ریئرلی کوئی بیڈ سیکٹر آ جاتا ہے یا پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے کسی سسٹم کی, کیونکہ موسٹلی سسٹمز ٹیسٹنگ کے بعد ہی یوزرز کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ایک تھوڑا بہت چانس آف ایرر تو ہر چیز میں ہوتا ہی ہے, تو کبھی نہ کبھی اس میں تھوڑی سی ڈیلے آ جاتا ہے پرفارمنس میں. اب یہاں سولوشن کیا ہے یوزر سیٹسفیکشن کے لیے؟ ہم کیا کوشش کرتے ہیں ایز اے ڈیولپر یا ڈیولپرز کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک پریڈکٹیبل اور کنسسٹنٹ پرفارمنس پرووائڈ کرنے والا سسٹم یوزر کو دیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ٹاسک بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے کمپلیٹ ہونے کے لیے تو اس میں یوزر کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے یا اس کو یہ تسلی دی جا سکتی ہے کہ جی آپ کا کام ہو رہا ہے اور اچھی پرفارمنس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, سلو پرفارمنس کے ساتھ سسٹم پرفارم نہیں کر رہا. تو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پروگرس بار یا اسٹیٹس بار دکھا دیں اسکرین پہ ڈسپلے کی شکل میں, تاکہ یوزر جو ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کا جو ٹاسک ہے وہ ان پروسیس ہے. جو بھی ٹاسک پرفارم کرنے کو یوزر نے سسٹم کو کہا ہے وہ کیا جا رہا ہے وتھ گڈ اسپیڈ. یہ پروگرس بار یا اسٹیٹس بار اسکرین پہ یوزر کو یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہے کہ اس کا کام جو بھی اس نے ریکوائرڈ ٹاسک سسٹم کو پرفارم کرنے کو کہا ہے وہ پرفارم ہو رہا ہے, سسٹم اس کا آرڈر پرفارم کر رہا ہے, لیکن اس میں ٹائم لگ رہا ہے. اب وہ جب ٹائم لگ رہا ہے تو وہ یہ اسٹیٹس بار یا اس طرح سے اس کو پروگرس بار پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کام اتنے عرصے میں اتنے ٹائم میں ہو رہا ہے, اتنے چنکس کاپی ہو گئے ہیں. سپوز یہ ایک اسکرین پہ ڈسپلے کروایا ہے کہ جی کاپی آئٹمس کیے جا رہے ہیں, تو یہ کاپنگ 325 آئٹمس کتنے نظر آ رہا ہے کہ اتنے آئٹمس کاپی ہو گئے ہیں, 177 MB لے رہے ہیں, اتنا ٹائم لگ رہا ہے, اتنے آئٹمس کاپی ہو گئے ہیں, اتنے ریمیننگ ہے. اس کو اسکرین پہ جب اس طرح کا اسٹیٹس نظر آنے لگ جاتا ہے تو یوزر کی کافی حد تک تسلی ہو جاتی ہے, اور بہت سارے یوزرز اس طرح کے پروگرس بار سے کافی حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں, اور ان کی اریٹیشن جو بغیر کسی رسپانس پہ اگر سسٹم نہ دکھا رہا ہو تو ذرا کم ہو جاتی ہے. یعنی اگر لوگوں کو کسی قسم کا ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹائم تو لگ رہا ہے لیکن سسٹم کام کر رہا ہے. لیکن اگر نہیں نظر آ رہا تو لوگ بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اس سسٹم سے, اور وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے اس سسٹم کو استعمال نہ کیا جائے. ذہن بنا لیتے ہیں کہ جی یہ تو سسٹم اچھی پرفارمنس پرووائڈ نہیں کرتا. ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اس طرح کی پروگرس بار دکھانے کا اسکرین پہ یا اسپلیش اسکرینز دکھانے کا, کہ جب ہمارے پاس کچھ لمیٹیشنز اس طرح کی آ جاتی ہیں ہمارے پاس, یعنی ڈیولپرز کے پاس یا جو بھی آپ کو آرگنائزیشن پرووائڈ کر رہی ہے ریسورسز, ان کا بجٹ جو ہے وہ ایک لمٹ تک ہوتا ہے. اگر مزید فزیکل اکوپمنٹ اس طرح کا نہیں خریدا جا سکتا جو پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے ضروری ہے, تو اسی سسٹم کے مطابق
کام کو چلانا ہے تو بھی اس طرح کی سپلیش اسکرین ذرا یوزر کو تسلی دینے کے لیے کافی بہتر مددگار ہوتی. یوٹیوب جو ہے وہ ایک بہت اچھی ایگزامپل پرسیو پرفارمنس کی ڈپیکٹ کرتا ہے ہمارے سامنے. جس طرح سے ہم کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی مووی، کوئی بھی چیز آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں اور آپ کو ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں بار بار، وہ ایڈز ایڈورٹیزمنٹس کے لیے تو ضرور استعمال ہوتے ہیں، کمرشل ایڈز، لیکن اسی دوران ان میں سے بہت سارے کمرشل ایڈز کو دکھانے کا کچھ اسپیسیفک پرپز بھی ہوتا ہے. بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پہ سلو سٹوریج سسٹمز پر سٹورڈ ہوتی ہیں. کچھ ان میں سے ایون جو ہے وہ پاور ڈاؤن ڈسک پہ بھی سٹورڈ ہوتی ہیں. اب وہ ٹائم جس میں اس ڈسک سے اس ویڈیو کو فیچ کر کے لانا ہوتا ہے سسٹم نے تاکہ اسکرین پہ ڈسپلے کر سکے، اس ٹائم کے دوران اسکرین پہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کمرشلز ایڈورٹیزمنٹس چلا دی جاتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یوزر جو ہے وہ کمرشل ایڈورٹیزمنٹس دیکھتا رہتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہو جاتی ہے ان اسپیسیفک پروڈکٹس کی، اور وہ ٹائم بھی کور ہو جاتا ہے جس میں وہ ڈیٹا ان ڈسک سے فیچ کر کے لایا جا رہا ہو. اچھا اسٹوڈینٹس، آپ نے ہر ٹاپک کو ڈیٹیل سے بک سے یعنی ریفرنس بک سے اسٹڈی ضرور کرنا ہے. کوئی پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا تو ٹیچرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ ایم ڈی بی کر سکتے ہیں، ای میل کے تھرو بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن جو ٹاپکس آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں، آئی آلویز ریکمینڈ کہ آپ بک سے ان کی ڈیٹیلز کو 1 سے 2 دفعہ ضرور ریڈ کریں. اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت. دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیزائننگ میں کس طرح سے اس کو دیکھا جانا چاہیے. زیادہ تر جو آئی ٹی سسٹمز ہمارے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ لوڈ جب آ رہا ہو اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن جو پرفارمنس ہے ان کی وہ کم ہو جاتی ہے. جبکہ ہمیں ایسا سسٹم چاہیے جو پرفارمنس کو میکسیمم کرے، یعنی بہت بہترین پرفارمنس ہر ٹائم پہ پرووائڈ کرے، حتیٰ کہ اس کا لوڈ بھی اگر سسٹم کا بڑھ رہا ہے تب بھی وہ پرفارمنس ڈیکریزنگ کی طرف نہ جائے. It means we should develop a solution that must be designed, implemented and supported to meet the performance requirements even under increasing load. یعنی ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا جانا چاہیے کہ پرفارمنس جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہی ہو، نہ صرف تب جب کم لوڈ ہو یا روٹین ٹاسک پرفارم کیے جا رہے ہوں، بلکہ پرفارمنس جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ تب ہی اس سسٹم کی پوری اترے جب سسٹم پہ لوڈ جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو بھی کیٹر کرنا چاہیے جو کسی نہ کسی قسم کا فیلئر کی طرف لے کر جا سکتی ہیں، یا ہمیں ایوائڈ کرنی چاہیے ہر صورت جو پرفارمنس کو ڈیکریز کرتی ہیں. وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں جی؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک پارٹ فیل ہو جائے، جیسے کہ کوئی کلسٹر جو ہے آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس دوران اس کلسٹر میں موجود کوئی ایک سرور فیل ہو جاتا ہے. ایک سرور فیل ہو رہا ہے تو لوڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کلسٹر میں موجود باقی سرورز پہ شفٹ ہو جانا چاہیے اور یوزر کو کسی قسم کا ڈیلے پرفارمنس میں نہیں ملنا چاہیے. اسی طرح سے کوئی آپ مینٹیننس ایکٹیویٹی کے دوران کوئی ایک پیچ آپریٹنگ سسٹم کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، تو اب اس کی مینٹیننس ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو اس دوران بھی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیکریز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس طرح سے سسٹم کو ڈیزائن ہونا چاہیے کہ کوئی بیک اپ فیسلٹی ہو جو اس پارٹ کو کور کر لے، اس پارٹ کے ٹاسک کو کور کر لے جو مینٹیننس سے گزر رہا ہے.
अब हमारे पास किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना एक बहुत ही मुश्किल और अनरिलायबल टास्क होता है. Only on a very small parts of the system with predictable load performance can be calculated. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम एनालाइज करें each and every step of the implemented process, because this is a complex, time consuming and too much costly process. क्यों? क्योंकि सिस्टम को हमें उस वक़्त भी उसी तरह की परफॉर्मेंस के साथ हमें सिस्टम रिक्वायर है जब हमारे पास किसी भी किस्म का फेलियर आ रहा है या कोई भी स्पेशल वर्कलोड उस पे आ रहा है. अब परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ जेनेरिक वेज होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या सिस्टम की परफॉर्मेंस हो सकती है. इनमें से कुछ जो मेथड्स हैं: बेंचमार्किंग, यूजर वेंडर एक्सपीरियंस, प्रोटोटाइपिंग and user profiling. These methods can be used to assess the performance during the infrastructure design phase. We will see all of these one by one. बेंचमार्किंग. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंचमार्क क्या होता है. हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. जब हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों शामिल हैं. जो सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या नहीं है, कितनी अच्छी है, और कितनी अच्छी है या कहीं पे परफॉर्मेंस गैप्स आ रहे हैं, उनको देखने के लिए हमारे पास कोई प्रोसेस होना चाहिए. हम किस तरह से ये एनालाइज कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस किसी सिस्टम की अच्छी है या इस वक्त कोई परफॉर्मेंस गैप आ रहा है उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसमें. ये देखने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट प्रोग्राम्स होते हैं. कोई एक प्रोग्राम पर मुश्तमिल टेस्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं टू एनालाइज द परफॉर्मेंस. आपको पता है कि एक प्रोग्राम जो आप लिख रहे हैं किसी भी काम को एक्सेस करने के लिए वो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है. तो हो सकता है वो एक ही प्रोग्राम हो, कुछ लाइन्स ऑफ कोड हो, या कई प्रोग्राम्स मिलकर एक टेस्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक. A benchmark uses a specific test program to assess the relative performance of an infrastructure component. लफ्ज़ कंपोनेंट साथ इस्तेमाल किया गया. इट मीन्स कि हम पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर रहे, हम कंपोनेंट वाइज चेकिंग कर रहे हैं. यानी सीपीयू कितनी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई परफॉर्मेंस गैप आ रहा है या नहीं आ रहा, इस तरह की चीज़ों को हम देख रहे हैं. इट मीन्स बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट. अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट की ही परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए. इट कैन बी अ सर्विस दैट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन provides to someone, or it can be a process against those of another business considered to be the best in the industry. बेस्ट, देखें हमने एक लेवल क्या बनाया है, बेस्ट. ऐसी ही परफॉर्मेंस, ऐसी ही सर्विसेज या ऐसी ही प्रोडक्ट्स मार्केट या इंडस्ट्री में मौजूद कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छी प्रोवाइड करी है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करी है, जो बेस्ट कंसिडर होती है, वो उससे हम कंपेयर करेंगे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को. द पॉइंट ऑफ बेंचमार्किंग इज टू आइडेंटिफाई इंटरनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट in future. There can be some types of benchmarking
like internal benchmarking and external benchmarking, but we are not going to discuss these type. हम इस तरीक़ाकार से मुख्तलिफ सिस्टम्स की या सब सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की परफॉर्मेंस आपस में या उनके सब कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर कर सकते हैं. जब हम कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या सब सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को, तो उसका मकसद क्या होता है कि हम कोई भी परफॉर्मेंस गैप है, कोई फ्लॉ है, तो उसको डिटेक्ट कर सकें और फ्यूचर में उसको बेहतर कर. जिन स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे, वो एक लफ्ज़ सुनते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, और ये एक तरीक़ाकार है जो बेंचमार्किंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी तरह से कुछ और टूल्स हैं जो बेंचमार्किंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हम ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन टेबल्स के ज़रिए कंपैरिजन परफॉर्मेंस का दिखा सकते हैं, ग्राफ्स या ग्राफ्स में पाई चार्ट है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, जिनके ज़रिए हम परफॉर्मेंस एनालिसिस या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन डिस्प्ले करवा सकते हैं. वेंडर एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेजर कंसिडर होता है. इसमें क्या करते हैं कि वेंडर्स की राय ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि वेंडर्स जो हैं वो हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं उन एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करने का और बनाने का जो हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नोन वेंडर्स IBM, Oracle, Dell, HP वगैरह हैं. ठीक है, तो यूजुअली दे कैन प्रोवाइड टूल्स, फिगर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू हेल्प डिजाइन द एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दियर प्रोडक्ट्स. उनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं. यूज़र प्रोफाइलिंग भी एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए नए सॉफ्टवेयर सिस्टम पे आने वाले लोड को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कुछ इस तरह के टेस्ट स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर के बिल्ट एक्चुअली लॉन्च होने से या बिल्ट होने से पहले उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को डिटेक्ट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा जो अपकमिंग सॉफ्टवेयर है वो कितना लोड ले सकता है, कितना नहीं ले सकता, किस टाइम पे कितने नंबर ऑफ टास्क को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, एक टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है जब भी आप इस तरह से कोई परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करना चाहें. तो यूज़र प्रोफाइलिंग मेथड क्या है कि हम कुछ लोगों के एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि जी आपने ये सिस्टम्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये टास्क हैं, उनको परफॉर्म करना है. मिसाल के तौर पे आपकी बुक में एक एग्जांपल कोड की गई है, या आप खुद भी इसको बहुत ज़्यादा अपने LMS पे स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द क्विज और एट सर्टेन टाइम्स एक्सपीरियंस करते हैं कि आप लॉग इन कर रहे हैं जी सिस्टम को, कितनी बार, कितना फ्रीक्वेंटली आप उस सिस्टम को लॉग इन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, कितनी देर उस एप्लीकेशन या उस सिस्टम को या वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं. इट मीन्स कि जब आप एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जैसे आप लॉग इन कर रहे हैं, तो आप VULMS को लोड करते हैं अपनी रैम में. ठीक है, जब आप एक URL प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो URL जो डेटा फेच करके ला रहा है उस LMS के जरिए, जो आपको नजर आना है वो आपकी रैम में लोड हो रहा है. तो वो कितना टाइम लग रहा है आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होने में उस सारी प्रोसेस के दौरान, जब आपने कहा है कि जी ये मेरा URL है, ये पेज खुल जाए स्क्रीन पे, वो पेज खुला, फिर उस पर आपने ID अपना पासवर्ड दिया, उसको प्रोवाइड करने के बाद आपने जब साइन इन या लॉग इन के बटन पे क्लिक किया तो
उसके बाद आपकी प्रोफाइल खुलने में कितना वक्त लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह का लोड कितने सिस्टम्स ने उठा लिया और कितनी जल्दी किन कंपोनेंट्स के जरिए सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन से हैं आपके सिस्टम में, जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स है वो डिस्क है, आपकी हार्ड डिस्क है, रैम है, ठीक है, और जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड है कि वो कितनी जल्दी उन अहकामात को पूरा कर रहा है जो आप उसे दे रहे हैं, ठीक है। लिए एक बहुत अच्छा तरीकाकार हमारे पास मौजूद है जो कहलाता है प्रोटोटाइपिंग। इसको हम एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या पीओसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जरूर रिकमेंड किया जाता है किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए, स्पेसिफिकली एट अर्ली स्टेजेस, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है टू फाइंड द परफॉर्मेंस गैप्स। इससे ये होता है कि बहुत सारी जो फ्लॉज हैं वो अर्ली स्टेजेस पे अगर डिटेक्ट हो जाएं तो बहुत सारा टाइम और मनी दोनों सेव की जा सकती हैं, और एफर्ट भी ऑब्वियसली जो डेवलपर्स हैं जो सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं उनकी एफर्ट बहुत ज़्यादा काउंट करती है। उसको भी हम इन टाइमली देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे कितनी ज़्यादा चाहिए और किस पॉइंट पे कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो प्रोटोटाइप्स को बिल्ड करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें हम सप्लायर से इक्विपमेंट हायर कर सकते हैं, या वेंडर की प्रेमिसेस में रहते हुए डेटा सेंटर की कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता होता है, ठीक है। लेकिन फोकस यहाँ हमारा जो है सिस्टम के उन पार्ट्स पे होता है जो हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं। बहुत सारे लोग प्रोटोटाइप प्रेजेंटेशन में हाईएस्ट चैलेंजिंग पॉइंट्स को पहले दिखाना पसंद नहीं करते। पहले दिखाएं या ना दिखाएं, इन एनी केस उनको कैटर तो करना है, तो बेहतर है कि उनको अर्ली स्टेजेस पे देख लिया जाए ताकि जो इश्यूज हैं वो उन्हीं स्टेजेस पर रिजॉल्व हो जाएं, बजाय इसके कि वो बाद में एक बड़ा मसला क्रिएट करें। इस पॉइंट को आप बुक से डिटेल से ज़रूर रीड कीजिएगा। एक ऑथर ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी अपना एक्सपीरियंस कोट किया हुआ है कि जब वो एसएमएस सर्विस डेवलप कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जो प्रोटोटाइपिंग के ज़रिए उनको सॉल्व करने में भी मदद मिली। तो इसको आपने रीड ज़रूर करना है। परफॉर्मेंस ऑफ अ रनिंग सिस्टम, अब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम आइडेंटिफाई ही किसी स्लो या अनरिस्पॉन्सिव कंपोनेंट की वजह से या किसी सिस्टम की वजह से कर पाते हैं। अब ये क्या बात हुई, इसको देखते हैं। बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरऑपरेबिलिटी। इसी वजह से ये कहा जाता है कि परफॉर्मेंस जो है किसी भी सिस्टम की देखी ही तब जाती है जब वो पूरे कंप्लीट सिस्टम को अंडर द कंसिडरेशन लाया जाता है। मिसाल के तौर पे हम कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और उसमें तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हार्ड डिस्क हम यूज कर रहे हैं उसका रिस्पांस स्लो है, तो फिर हमें बेनिफिट कम मिलेगा। इस तरह क्यों होता है? परफॉर्मेंस स्लो होती ही तब है जब सिस्टम का कोई एक कंपोनेंट अच्छा रिस्पांस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। सपोज हमारे सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा
एप्लीकेशंस एक वक्त में वो रन कर रहा है या बहुत सारे टास्क आपने उसे परफॉर्म करने को दे रखी हैं, तो उसका रिस्पॉन्स कम आ रहा है। अब रिस्पॉन्स कैसे कम आ रहा है? सपोज हार्ड डिस्क से जो डेटा है वो लोड होने में वक्त ज्यादा लग रहा है, और वो कंपोनेंट जो स्लो परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जा रहा है वो रेफर कर रहा होता है बॉटलनेक ऑफ द सिस्टम की तरफ, क्योंकि पूरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिर ही किसी एक कंपोनेंट की वजह से हो रही है, या एक पूरे सिस्टम को जो स्लो डाउन करने की वजह है वो कोई एक कंपोनेंट बन रहा है। तो हमें उस बॉटलनेक को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए, क्योंकि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही तब कर सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि बॉटलनेक सिस्टम में एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। और हमारे सिस्टम्स में ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही हम किसी एक बॉटलनेक को रिमूव करते हैं हमारे पास कुछ दूसरी अनयूजुअल बॉटलनेक्स सामने आ जाती हैं। होता हकीकत में यही है कि हमारे पास कोई ना कोई बॉटलनेक सिस्टम में एक या दो हमेशा मौजूद रहती हैं। कभी बहुत ज्यादा लोड हो तो सिस्टम ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस की तरफ चला जाता है, और हम फाइंड आउट भी बॉटलनेक्स को एक्चुअली उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे सिस्टम्स को लोड फेस करना पड़ता है। रूटीन में तो ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं ना होता। कम यूजर्स किसी एक बड़े सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं या एक सिस्टम पे थोड़ी सी एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट की जा रही हैं तो वो बहुत ज्यादा इश्यूज को फेस नहीं करता। देखिए मैंने यहाँ पे दो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की। कम यूजर्स किसी सिस्टम को इस्तेमाल करें, अब इसका क्या मतलब है? जैसे VULMS एक सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया, एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप अपना VU के लेक्चर्स देखते हैं, लेक्चर स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, MDBs वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज आप LMS के थ्रू परफॉर्म करते हैं, अपनी ग्रेड बुक देखते हैं, अपने क्विजेज अटेम्प्ट करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, व्हाटएवर आपको पता है उसमें क्या क्या आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब नंबर ऑफ यूजर्स रूटीन के हैं उस पे एक दिन में, तो उस वक्त आपको पता है कि सिस्टम बहुत ज्यादा कोई इस तरह का बॉटलनेक शो नहीं कर रहा होता कि जी परफॉर्मेंस स्लो है या आपको लॉग इन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, जैसे ही आपकी कोई डेडलाइन होती है, जैसे सपोज आपके एक कोर्स की कोई डेडलाइन है जिसमें उस कोर्स में सपोज 6000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और सब लास्ट मिनट्स पे असाइनमेंट सबमिट करवाने की कोशिश करते हैं, तो आप उस वक्त ज्यादा ये कंप्लेन कर रहे होते हैं जी कि सिस्टम जो है हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, हम LMS पे एरर आ गया या LMS पे हम टाइमली सबमिट नहीं करवा सके। कुछ जगहों पे ऐसा फेस करने को स्टूडेंट्स को मिल जाता है जब कभी स्टूडेंट्स बिल्कुल आखिरी मिनट पे करने की कोशिश करते हैं। और आखिरी मिनट पे कब? 4 या 6 स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अगर 3-4 हजार स्टूडेंट एक ही वक्त में 1 मिनट या चंद सेकंड्स के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेगा और नंबर ऑफ क्लिक्स भी बार बार बहुत ज्यादा करेगा, तो दे कैन फेस माइनर डिले। बट अगर 2 या 3 स्टूडेंट्स एक वक्त में कर रहे हैं, उन चंद सेकंड्स के अंदर सिस्टम को एक्सेस करने चाह रहे हैं, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी उनका सिस्टम एक्सेस हो गया और उन्होंने अपनी एक्टिविटी कर भी ली। माइनर्स अगर कोई डिले आया भी हो तो ह्यूमन आई या ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से वो निकल जाता है। अच्छा, अभी हमने एक और बात की कि एक ही सिस्टम को बहुत सारे टास्क दिए हों, तो अब एक सिस्टम, जैसे आप अपना सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने सपोज उस पर कोई 10-15 एप्लीकेशंस खोली हुई हैं, कोई डाउनलोडिंग पे भी कोई मूवी, कोई बड़ी फाइल लगाई हुई है, और आप साथ कोई हैवी कोड फाइल भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सपोज कुछ लोग जैसे पाइथन में कोड करते हैं तो गूगल कोलैब इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत बड़े डेटा सेट पे काम कर रही हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये एक बात बता रही हूँ कि जब आप फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे तो आप इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे। अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पाइथन क्या है या गूगल कोलैब क्या है, इतना ही कोई परेशानी है तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। आप जब फाइनल प्रोजेक्ट तक पहुंचेंगे तो आप इस तरह की लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे, और गूगल कोलैब जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो पाइथन में कोड करने की परमिशन देता है आपको ऑनलाइन, तो आप इस तरह की चीजें फाइनल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी हो सकता है, करें, डिपेंड करता है कि आप चूज करते हैं या नहीं। तो एक सिस्टम पे जब आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस चलाई हुई हैं
اور آپ کی ریم کی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ ہو سکتا ہے ڈیلے محسوس کریں ایک سے دوسری ایکٹیویٹی پہ. بعض اوقات ایک سے دوسری اپلیکیشن پہ کلک کرنے میں بھی کچھ سسٹمز سلو رسپانس کر رہے ہوتے ہیں جب آپ بہت زیادہ اپلیکیشنز کو استعمال کر رہے ہوں. موسٹلی آپ میں سے کوئی بھی اگر اسٹوڈنٹ لیول پہ ہے تو اتنی زیادہ اپلیکیشنز کو نہیں کر رہا ہوتا, لیکن جیسے میں نے ایک وقت میں بہت ساری اپلیکیشنز کھولی ہوتی ہیں, آپ کے لیکچرز بھی کھولے ہوتے ہیں, اگر میں ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوں, اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنز کھولی ہوئی ہیں, LMS وغیرہ بھی چلایا ہوا ہے, تو اس وقت ہمیں کافی دفعہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. ایک اور چیز ہم اس بات میں انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا باٹل نیک لا تھوڑی بہت پرفارمنس سلو ہو رہی ہے یا کوئی ایک باٹل نیک ہم آبزرو کر رہے ہیں جو نیگیٹولی انفلوئنس نہیں کر رہا سسٹم کی پرفارمنس کو, تو اٹس کوائٹ فائن, اس میں کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے. اب یہاں پہ میں نے ایک لفظ بولا باٹل نیک لا, یہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک لا ہے جس کے مطابق پرفارمنس ٹیسٹنگ میں اس باٹل نیک لا کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گوگل کیجیے گا, پڑھیے گا, آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. اب ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ جو باٹل نیکس ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے پرفارمنس میئر کرنی ہے, اور پرفارمنس جو ہے وہ تمام کمپوننٹس کی کسی سسٹم کی ہوتی ہے اور ان کمپوننٹس کی انٹر آپریبلٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو بینچ مارکنگ ہمارے پاس وہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم انڈیویجول کمپوننٹس کو میئر کر سکتے ہیں فار دی پرفارمنس ٹیسٹنگ. پرفارمنس ٹیسٹنگ کے 3 میجر ٹائپس ہیں: لوڈ ٹیسٹنگ, اسٹریس ٹیسٹنگ اینڈ اینڈیورنس ٹیسٹنگ. لوڈ ٹیسٹنگ کیا ہے؟ شوز ہاؤ a system performs under the expected load. And stress testing کیا ہے؟ It shows how a system reacts when it is under extreme load. دیکھیں, ریئیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ سسٹم اسٹریس لوڈ کے دوران کیا ہے اسٹریس ٹیسٹنگ کہ بہت زیادہ ایکسٹریم لوڈ آ رہا ہے تو اس دوران سسٹم ریئیکٹ کیسے کرتا ہے, بیہیو کس طرح سے کر رہا ہے, کس طرح کا رسپانس دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈیورنس ٹیسٹنگ it shows how a system behaves when it is used as the expected load for a long period of time. اب یہاں پہ اسٹریس ٹیسٹنگ سے کیا ڈفرنس آ گیا کہ یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آبزرو کیا جا رہا ہے. جو ٹپیکل ایشوز ہیں وہ ہمیں کیا فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اس طرح, جیسے کہ جب ہم کسی ڈیٹا بیس کے ٹیبلز کو ایکسپینڈ کر رہے ہوں. ڈیٹا بیس وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں, اور جسٹ لائک اے اسٹور کہ ہمارے پاس, آپ کے پاس گھروں میں اسٹور ہوتا ہے نا جہاں آپ اپنا فالتو سامان اور ایکسٹرا سامان پریزرو کر کے رکھتے ہیں. جو ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹا بیس. آپ میں سے بہت ساروں نے ہو سکتا ہے ڈیٹا بیس کا کورس پڑھ لیا ہو یا آگے چل کے پڑھیں گے. تو اس کے اندر ہم ٹیبلز کے اندر ڈیٹا کو سیو رکھتے ہیں. آپ اس ٹیبل کو بڑھا رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں, یا میموری لیک ہو رہی ہے. جو پرفارمنس ٹیسٹنگ ہے دیٹ شوڈ بی ڈن ان اے پروڈکشن لائک انوائرمنٹ. پرفارمنس ٹیسٹ ان اے ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یوزلی لیڈ ٹو ریزلٹس دیٹ آر ہائیلی انریلائبل. اور ساتھ میں کاسٹ کو کم کرنے کے لیے یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے کوئی ٹیمپریری انوائرمنٹ استعمال کریں. ٹیمپریری انوائرمنٹ کیسے؟ جیسے کہ ہم وینڈر سے وہی ہارڈ ویئر ہائر کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے جو ہم نے پروڈکشن انوائرمنٹ کے لیے کمپوننٹس استعمال کیے تھے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر جو ٹیسٹ انوائرمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی کم ہے. کم کیسے؟ کہ مشینز جو ہیں جو پروڈکشن کے لیے استعمال ہوئیں یا ڈسک جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں اس سے جو پروڈکشن کے لیے استعمال ہوئی. تب کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ریزلٹس پر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کمپیریبل نہیں ہیں پروڈکشن انوائرمنٹ سے. اسی لیے پرفارمنس ٹیسٹنگ سافٹ ویئر جو ہیں وہ زیادہ تر
سرورز کو، ایک یا ایک سے زیادہ سرورز کو استعمال کرتی ہیں جن کو انجیکٹرز بھی کہا جاتا ہے، اور جو سیپریٹ سرور ہے وہ ایک ٹیسٹ کنڈکٹر کے طور پہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے. کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے ٹاسک کو، مختلف میٹرکس کو جو ہر انجیکٹر سے آ رہے ہوتی ہیں ان کو کلیکٹ کرتا ہے، اور ڈیٹا جو ہے وہ پرفارمنس رپورٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے کلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے ڈیٹا کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. دا یوزل سیکوینس از ٹو ریمپ اپ دا لوڈ. کیسے کرنا ہے ہم نے؟ اسٹارٹنگ ود اے اسمال نمبر آف ورچوئل یوزرز اینڈ انکریزنگ دا نمبر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹو سم میکسیمم. دین دا ریزلٹ ٹیسٹ ریزلٹ شوز ہاؤ دا پرفارمنس ویریز. کس طرح سے ویری کرے گی؟ جب لوڈ ڈفرینٹ ہو رہا ہے اور نمبر آف یوزرز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ کتنے ہیں یا کم ہیں زیادہ ہیں، اس چیز کو آبزرو کیا جائے. اب آپ نے نا بک سے یہ ٹاپک ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. آتھر نے اس ٹاپک میں بھی اپنی کوئی ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا ہے، اس کو پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ وہ کتنا افیکٹو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، کیونکہ ایگزامپلز جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرتے. یہاں پہ اس چیز کو دھیان سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ٹیسٹ کنڈکٹر ہے وہ ٹاسک کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انجیکٹر سے میٹرکس گیدر کر رہا ہوتا ہے، اور جو ڈیٹا ہے جس کے ذریعے رپورٹس جنریٹ کرنی ہے اس کی بھی کلیکشن کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پرفارمنس ٹیسٹنگ شوڈ بی ڈن ان پروڈکشن لائک انوائرمنٹ. ابھی ہم نے بات کی نا کہ میچ کرنے چاہیے وہ کمپوننٹس. اگر وہ اس طرح کے ٹیسٹنگ کمپوننٹس لے لیے ہیں جو پروڈکشن انوائرمنٹ میں استعمال نہیں ہوئے تھے تو ان کے ریزلٹس کی بیس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے ٹیسٹ ہیں ان کے بہت اچھی وہ پرفارمنس شو کر رہے ہیں. جو ریزلٹس ہیں وہ درست ہیں، ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پرفارمنس ٹیسٹ ان ا ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یوزلی لیڈ ٹو دا ریزلٹس دیٹ آر ہائیلی انریلائبل. یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو کمپوننٹس پروڈکشن میں استعمال ہوئے انہی کی وہی استعمال ہو ٹیسٹنگ میں بھی. ایون وین انڈر پاورڈ ٹیسٹ سسٹمز پرفارم ویل enough to get good results. The faster production system could show performance issues that did not occur in the test. And to reduce the cost, we can use a temporary or hired test environment, جو ہم وینڈر سے بھی لے سکتے ہیں. ہمارے پاس پرفارمنس کسی بھی سسٹم کی امپروو کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اب ہم ایک دو کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ایک کوئک سی نظر ڈالتے ہیں انکریزنگ پرفارمنس آن ادر لیولز دین دا انفراسٹرکچر. ایکسپیرئنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو 80% پرفارمنس کے ایشوز ہیں وہ ہمیں فیس ہی تب کرنے پڑتے ہیں جب ہمارے پاس بیڈلی بیہیونگ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، جبکہ ہم بہت ساری جو اپنی ایفرٹ ہے وہ انفراسٹرکچر کی پرفارمنس کو آپٹیمائز کرنے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ ہم پہلے ہی پرفارمنس آپٹیمائزیشن لیولز کو چیک کر لیں اسپیسیفکلی اپر لیئرز میں. اب دیکھیں یہاں پہ جو میں الفاظ استعمال کروں گی اس کو آپ نے ایک براڈ ٹرم میں دیکھنا ہے. ہم کورس کیا پڑھ رہے ہیں؟ آئی ٹی انفراسٹرکچر. دیکھیں جب آپ کورسز پڑھتے ہیں اپنی کسی ڈگری میں، بی ایس میں، ایم ایس سی میں، ایم آئی ٹی میں، جو بھی آپ ڈگری لے رہے ہیں، اے ڈی پی وغیرہ جو بھی آپ ڈگری لے رہے ہیں آئی ٹی کی، اب اس میں آپ کورسز پڑھ رہے ہیں الگ الگ، ڈیٹا بیس، پروگرامنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اسی طرح نیٹورکنگ. یہاں پہ جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں اسٹوڈینٹس، تو ہمارے پاس کوئی ایک آئی ٹی انفراسٹرکچر کسی ایک ڈومین
को फॉलो करने से नहीं बन जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हम वो सेटअप बना रहे हैं जिसमें ये तमाम डोमेन्स मिलकर हमें एक प्रॉपर फुल फ्लेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। शुरू के लेक्चर्स में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की थी, मैंने आपको उनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी दिया था, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा है, कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जब हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी सॉफ्टवेयर्स किस तरह से डेवलप हुए, किस एनवायरनमेंट पे वो एग्जीक्यूट होंगे, डेटाबेस है, नेटवर्क्स है। जब हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो हम डेटाबेस में करते हैं, ठीक है। जब वो डेटाबेस की एक लिमिट है, उसके बाद हमारा डेटा बहुत बड़ा होता जा रहा है, हमने डेटा वेयर हाउस इस्तेमाल किया, उससे भी बढ़ रहा है, तो हमारे पास मजीद बेहतर टर्मिनोलॉजीज बिग डेटा की शक्ल में आ रही है हमारे पास। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि जिसको इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ी अमाउंट में जो डेटाज हैं उनको प्रोसेस कर सकें। हमने इन चीज़ों को अपना फुल फ्लेज सिस्टम कहाँ रख रहे हैं, हम डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, वो क्या होते हैं, ये आप अगले चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ नई टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कोई नई टेक्निक के मुतल्लिक सुनते हैं, तो ये अनयूजुअल बात नहीं है, कोई बहुत परेशानी की बात भी नहीं है। जो ये लेवल होता है ना, यूनिवर्सिटी पे आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन करने जा रही हैं, तो इस लेवल पे लर्निंग स्किल्स सीखनी होती हैं। आपके सामने इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, आप गूगल कर लें, टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप वर्चुअल सेशंस भी अटेंड करते हैं, टीचर से पूछ लें, ठीक है। बेहतर ये है कि आप खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, जहाँ से नहीं समझ आ रहा टीचर से पूछें कि ये बात मुझे यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है, यहाँ नहीं क्लियर हो रही। और दूसरी अहम तरीन बात कि हो सकता है जब तक आप ये कोर्स मुकम्मल करें चंद महीनों में, जब तक आप डिग्री पूरी करें 1-2 सालों में, तो कुछ नई टेक्नोलॉजीज और नई टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी आ चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। आईटी में हर रोज नई चीजें डेवलप हो रही हैं, उसी हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो रही है। ये मत समझें कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, एक नई टेक्निक आ गई तो पिछली सारी खत्म हो गई और जो नई आई है इसमें कोई फ्लॉ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अभी हमने ये बात की कि एक ना एक बॉटलनेक हमेशा कहीं ना कहीं होता ही होता है। अगर वो नेगेटिवली परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा तो हमें उससे कोई इतना खास मसला भी नहीं होता, सही। एंड डेटाबेस एंड एप्लीकेशन ट्यूनिंग टिपिकली provides much more opportunity for performance increase than installing more computing power, especially in the interfaces between applications and underlying databases. Much performance gain can be achieved, typically more effective than adding computing power. Tuning database जो इस्तेमाल, जैसे कि फॉर इंस्टेंस वी कैन से फॉर द एडिशन ऑफ इंडेक्सेस एंड दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो फॉर्चुनेटली इतनी ग्रो कर चुकी है कि जो हमारी डेटाबेसेस हैं वो ऑटोमेटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजिंग को यूज करती हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है कि हमारे इस करंट इरा में मल्टी कोर प्रोसेसर्स हमारे पास हैं और जो डेवलपर्स हैं उनको एप्लीकेशन डेवलप करते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि वो एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड सिस्टम पे रन होगी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। और बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो सीपीयू के किसी एक ही कोर पे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। पर
परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत पॉपुलर मेथड है, कैशिंग। कैशिंग जो है वो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव करने में मदद करता है। आपने कोई डेटा हार्ड डिस्क में सेव किया हुआ है, आप उसको देखना चाहते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सपोज आपने कोई लेक्चर डाउनलोड करके अपनी डिस्क में सेव करवाया, आप उसको ओपन करें, आपने वो पहले क्या इंस्ट्रक्शन जाएगी, वो हार्ड डिस्क से डेटा फेच होके रैम में लोड होगा, ठीक है, कैशे मेमोरी में लोड होगा, और कैशे मेमोरी से सीपीयू को वो एक्सेस करना बहुत आसान होगा, कम टाइम लेगा बनिस्बत हार्ड डिस्क से लोड करने में। तो कम टाइम लगेगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और ये टाइम ज़्यादातर तब बहुत मैटर कर रहा होता है जब बहुत ज़्यादा लोड हो सिस्टम पे, और लॉन्ग फाइल्स हों, ज़्यादा बड़ा डेटा हो, तो वो अगर एक दफ़ा रैम में लोड हुआ है, कैशे में आपने उसको लोड कर लिया हुआ है, सॉरी आपने तो नहीं, सिस्टम ने करना है, ठीक है, तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि ये फाइल या ये डेटा ओपन कर दें या प्ले कर दें, जो भी फाइल है आपकी, तो वो कैशे मेमोरी में अगर लोड हो चुकी है तो सीपीयू उसको बहुत कम टाइम में गेट कर लेगा और आपकी इंस्ट्रक्शन पे अमल दरामद हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास डिस्क कैशिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है। डिस्क जो है हमारी, वो बेसिकली क्या होती है, मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, और उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो स्लो होती हैं। अब उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी स्पीड को एनहांस करने के लिए, जो डेटा है वो डिस्क से जब रीड करना है तो डिस्क ड्राइवर्स के पास कैशे मेमोरी हो तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, हमने डेटा को बार बार रीड कर रहे हैं, बार बार फेच कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ से कॉपी करके वहाँ रख दें, वहाँ से डेटा पे ये प्रोसेसिंग अप्लाई कर दें, ये इस डेटा पे ये चार्ट जनरेट कर दें, इस डेटा को का एनालिसिस इस तरह से करके इस पे ये रिपोर्ट जनरेट करनी है। यानी आपने डेटा पे मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करनी है, मुख्तलिफ प्रोसेसिंग्स करनी है, और आपको बार बार उस डेटा की ज़रूरत पड़ी है, तो उससे बेहतर है कि आप कैशे मेमोरी में डेटा को कैश कर लें। उससे कम टाइम लगेगा डेटा को रीड करने में, बजाय इसके कि डिस्क ड्राइव से हर दफ़ा डेटा को रीड करना। हाँ, ये आपने शुरू से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि डेटा तब तक ही कैशे मेमोरी में रहता है जब तक आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को मिलती रहती है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे, सप्लाई बंद करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को बंद करेंगे, तो वो डेटा कैशे मेमोरी से इरेज हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बुक को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, और चूंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के, लेकिन वो इस कोर्स की स्कोप में नहीं आते इस वक्त तक, तो हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। आप अपनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेहतर करना चाहते हैं तो बुक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। कैशिंग की एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वेब प्रॉक्सीज। वेब प्रॉक्सीज किस तरह से यूज़र के लिए फ़ायदेमंद होती है कि हम क्या करते हैं कि एक प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी भी डेटा को फेच करने के लिए, किसी भी इंटरनेट पे मौजूद डेटा को हम गेट करना चाह रहे हैं, अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। वो रिक्वेस्ट उस दूर पड़े सर्वर पे जाने से की बजाय, जिस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले प्रॉक्सी सर्वर पे जा रही है। प्रॉक्सी सर्वर के पास उसकी एक कॉपी होगी कैशे में, जो हमें हमारे ब्राउज़र को वो सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा हमारी रिक्वेस्ट पे। अब यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर क्या है? एक ऐसा इंटरमीडिएटरी सर्वर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट और यूजर्स के दरमियान, यूजर के ब्राउजर के दरमियान मौजूद है। अब क्या होता है कि इंटरनेट
पे जो सर्वर्स हैं उन पे किसी एक पे कोई डेटा पड़ा है, ठीक है। सपोज एक सर्वर जिससे आपको डेटा रिक्वायर है, आपने उसकी रिक्वेस्ट सेंड की है, वहां से डेटा गेट करने में 5 मिनट लगेंगे या 5 सेकंड लगेंगे। सपोज आप ये समझ लेंगे 5 मिनट तो बहुत बड़ा टाइम है, 5 सेकंड छोटा टाइम है, ठीक है। या अगर लंबी फाइल है तो 5 मिनट लग जाते हैं। जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड करनी है, कोई बहुत बड़ी एमबीज की फाइल जो है वो आपने डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। अब उस सर्वर से जो डेटा है उसकी एक कॉपी प्रॉक्सी सर्वर की कैशे में मौजूद हो, जो नियर बाय हो हमारी लोकेशन से, और वहां से हमारे ब्राउजर को वो डेटा गेट करने में 2 सेकंड लगते हों, ठीक है, अगर छोटी फाइल है। और अगर बहुत बड़ी फाइल है जिसको हम कह रहे थे कि जी 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर से अगर वो डेटा हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा दिया जाए तो 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आप देख लें कि टाइम बच रहा है प्रॉक्सी सर्वर की वजह से। तो कैशे एक इस तरह की कॉपी अपने पास रख लेता है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने इस्तेमाल करते हुए वेब प्रॉक्सीज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर की कैशे यूज कर लेते हैं, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा टाइम भी बच जाता है। और मजीद इसका एक फायदा ये भी होता है कि जो किसी भी किस्म के साइबर अटैक को हम फेस कर सकते हैं जब हम किसी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई साइबर अटैक इन्वॉल्व हो जाए, हमेशा नहीं भी होता, ठीक है, लेकिन वो रिस्क होता है प्राइवेट नेटवर्क को जब एक्सेस करते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर की वजह से हम इस मसले से भी बच सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग। स्पेशली जब हाई परफॉर्मेंस की बात हो रही हो तो उस वक्त ग्रिड कंप्यूटिंग क्या रोल प्ले करता है ये भी हम देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क कंप्यूटर्स का जो ग्रुप है उसको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं एज ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। क्यों करते हैं? इसलिए कि जब हमने बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स पे कोई परफॉर्म करना हो टास्क, किस तरह से, जैसे हमने सपोज वेदर प्रिडिक्शन करनी हो। अब वेदर प्रिडिक्शन करनी है तो उसके लिए हमारे पास बहुत ह्यूज सेट है डेटा का, ठीक है। उसको एनालाइज करके हमने वेदर प्रिडिक्शन जनरेट करनी है, सपोज फॉर 1 मंथ 1 ईयर, एक एरिया की, एक मुल्क की। अब एक मुल्क जब बात आ रही है तो उसके अंदर बेशुमार एरियाज आ रहे हैं, चाहे वो एक जोग्राफिकल एरिया जो आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं वो चंद हजार किलोमीटर पर ही क्यों ना मुश्तमिल हो, लेकिन थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही वेदर की जो कंडीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है क्लस्टर कंप्यूटिंग नेटवर्क का, जो कि सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, जबकि जो ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क टोपोलॉजी फॉलो करता है। अब इस फर्क को ध्यान से देखें कि क्या फर्क है यहाँ पे। जब हम कहते हैं कि क्लस्टर कंप्यूटिंग है तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो टास्क की स्केजुलिंग को मैनेज करता है, जबकि जो ग्रिड कंप्यूटिंग है उसमें एक वक्त में मल्टीपल सर्वर्स को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत सारे सर्वर्स को ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन किसी एक का भी ग्रिड कंप्यूटिंग में सेंट्रलाइज्ड सर्वर होना जरूरी नहीं है। एक और फर्क क्या है क्लस्टर कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग का, जो हमें इस पॉइंट पे देखना चाहिए। होते तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो हमारे कोर्स के स्कोप में नहीं आ रहे इस वक्त तक, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है वो अपने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है और जो हार्डवेयर स्पेसिफिक टास्क हैं उनमें बड़ा रिजिड होता है, ठीक है। जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो रिसोर्स शेयरिंग के मामले में फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड। हाउएवर
Computers on a grid network work independently and are not obliged to share resources. They have a resource manager that shares unused resources during the run. अब कंप्यूटर ग्रिड क्या एक हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर है जो मुख्तलिफ सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। वो सिस्टम जो है वो जोग्राफिकली स्प्रेड हुए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉटलनेक क्या फेस करना पड़ता है ग्रिड सिस्टम्स को कि जी लिमिटेड बैंडविड्थ है। देयरफॉर ग्रिड्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द सम स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो बेस्ट नोन ग्रिड कंप्यूटिंग की हैं स्लाइड पे आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन भी हैं। अब एक बात कर लेते हैं जी कि ग्रिड यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है। क्या होता है कि ग्रिड्स जो हैं वो उन कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल करते हैं जो अनयूज्ड होती है, और जो टास्क हैं वो इंटरनेट के थ्रू आइडल पीसीज पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जब एक पीस ऑफ कैलकुलेशन खत्म होता है और रिजल्ट वापस इंटरनेट के जरिए भेज दिया जाता है, तो उसी तरह से उसे एक नया टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है। इसकी एक ज्यादा सीरियस एग्जांपल जो है कि एक प्रोजेक्ट है हमारे पास ग्रिड पे जिसको क्या करना है कि जी कैंसर काजिंग सेल्स को या जो कैंसर वाले सेल्स हैं उनको डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए बहुत सारे जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, सपोज 30 to 35 कंट्रीज में मौजूद हैं, और उसके ज़रिए कंप्यूट किया जा रहा है 140 कंप्यूटिंग सेंटर्स के ज़रिए। अब क्या है कि जो आइडल पीसीज हैं वो कैलकुलेशन करके प्रोवाइड कर रही हैं, वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का रोल प्ले कर रही हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या जो लोग इस तरह की ग्रिड कंप्यूटिंग फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ मनी पे करके उन रिसोर्सेज की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जितना का उन्होंने अमाउंट पे किया है या वो जितने वक्त के लिए परचेज किए हैं। इससे ये है कि जी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ मनी एंड बजट यूटिलाइज नहीं करने पड़ रहे, ना ही उतनी स्पेस अरेंज करनी पड़ी है जहाँ पे आप इतने ज़्यादा पीसीज को रखें एक प्रोजेक्ट को अवेलुएट या एनालाइज करने। तो आप जो है वो ग्रिड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो बहुत बड़े डेटा सेट्स पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है, तो उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन किए जा सकते होते हैं कि जी थर्ड पार्टी को आप डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऑल्दो नहीं किया जाता, लेकिन चलें जी अगर आपको ये अ, धड़का रहता है कि कैलकुलेशन में कोई मिसमैच हो सकता है, तो उसके लिए एक से ज़्यादा पीसीस से भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई जा सकती है फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैपेसिटी मैनेजमेंट। अब हमारे पास कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या है? जब हमने किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में मुमकिन बनाना हो तो हमें कैपेसिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। With capacity management, the performance of the system is monitored on a continuous basis. Why? We need to do this to ensure performance stays within acceptable limits. हम ट्रेंड एनालिसिस को परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पहले कि यूजर उसको नोटिस करे। ट्रेंड एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन. It enables system managers to take action to ensure sustained high performance. और यहाँ पे एक ये पॉइंट भी बहुत अहमियत रखता है कि हमारे जो बिजनेस के साथ जो सिस्टम मैनेजर्स हैं
ان کا ایک ریگولر کمیونیکیشن سسٹم ہونا چاہیے. یعنی وہ ہر وقت تو نہیں لیکن آن اینڈ آف کچھ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد بزنس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو آنے والے جو مارکیٹنگ کمپینز ہیں ان کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے اور اس نالج کو استعمال کر کے وہ جو کیپیسٹی مینجمنٹ ہے اس کو گارنٹی کر سکتے ہیں. اور یہ ویسے بھی کسی بھی سسٹم کی اچھی پرفارمنس کو اچیو کرنے کا ایک بہتر ذریعہ ہے جس کو ضرور دیکھنا چاہیے.